दोस्तों देखते ही देखते और एक साल 2024 खत्म होने जा रहा है। पर अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें, तो इस पर्सपेक्टिव से साल 2024 पिछले कुछ सालों की तुलना में ये सबसे ज्यादा टर्बुलेंट ईयर रहा है, जिसमें बहुत सारी चीजें हुई हैं। कह सकते हैं आप, कई युद्ध देखने हमें मिले हैं। तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की अगर आप बात करें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जिस पर यूपीएससी इस साल सवाल बनाएगा। तो दोस्तों आज आपके लिए हम लेकर के आए एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक। 2024 में वो सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज जो हुए हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से, इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, वो सब हम कवर करने वाले हैं। ऑब्वियसली समय उतना भी नहीं है, तो केवल हम वो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स आज कवर करेंगे। बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारी बातें करनी है, तो चलिए शुरू करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दोस्तों। 31 दिसंबर, जी हाँ, ये साल का आखिरी दिन, और इस साल के आखिरी दिन के साथ ये ऑफर भी हमारा खत्म होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, 55% ऑफ ऑन यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन विद एश्योर्ड सक्सेस, यानी कि आपने मेहनत की और आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो आपको हम 1 साल का एक्सटेंशन देते हैं। उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो आप जरूर पढ़ सकते हैं। पर दोस्तों यहाँ पे जानना होगा, इस कीमत पे 23,999 रुपए आपको 1 साल का यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। 18 महीने का सब्सक्रिप्शन 25,999 रुपए में मिल रहा है। तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिल रहा है। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग है। इसके सिवा दोस्तों क्वालिटी कोर्स है, क्योंकि 70 से अधिक सिलेक्शन आप देख सकते हैं 2023 में इसी से हुआ है। इसके सिवा आपके लिए बहुत सारे नए बैचेस हैं जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं शिखर बैच है जो कि हिंदी में है 2026 के लिए, आरंभ बैच है इंग्लिश में, इग्नाइट बैच है इंग्लिश में, और आगाज बैच है 2027 के लिए इंग्लिश में। तो दोस्तों आप जरूर जाएं, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ें। नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में जो लिंक है, जल्दी से जाके एनरोल करें। यूज द कोड KC10। इसके सिवा हमारे ऑप्शनल बैचेस हैं, इनका आप फायदा उठा सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस है सारे ही ऑप्शनल्स के लिए। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलते हैं। फुल सिलेबस कवरेज है, आप देख सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, PSIR, सोशियोलॉजी, सब कुछ यहाँ पर कवर हो रहा है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े। यूज द कोड KC10। यूपीएससी मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम है, तो अगर आप मेंस इस बार दिए हैं और इंटरव्यू में आप, अगर इस बार आपके लिए सिलेक्शन हुआ है, इंटरव्यू आप देने वाले, तो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो जरूर जुड़ें। यूपीएससी इंटरव्यू लाइक एक्सपीरियंस है, डैफ एनालिसिस है, इसको अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने ना दें। तो पहला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट जो रहा है दोस्तों, 16th ब्रिक्स समिट कहां पे हुआ? लोकेशन याद रखिए, कजान, रशिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आप याद रखिए, यहाँ पे बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं जिसके वजह से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ नए मेंबर्स को इंक्लूड किया गया, जिसमें इजिप्ट है, इथोपिया है, ईरान है, यूएई है। यहाँ पे दोस्तों जानना होगा, इन देशों के सिवा सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर भी आए थे, और वो ऑन एंड ऑफ सिग्नल दे रहे हैं कि ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इंटरेस्टेड जरूर हैं। तो वो आपको दिख रहा है। इसके सिवा मल्टीलैटरलिज्म पर फोकस रहा है, मल्टीलैटरल कोऑपरेशन की बात हो रही है, यहाँ पे टेररिज्म को काउंटर करने की बात हुई, और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी प्रमोट करने की बात हुई। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कजान डिक्लेरेशन जान लें। दोस्तों यहाँ पे कजान डिक्लेरेशन के अंतर्गत ब्रिक्स कंट्रीज ने कहा कि हाँ, आने वाले दिनों में यूक्रेन कन्फ्लिक्ट को पीसफुली रिजॉल्व किया जाए। इसके सिवा दुनिया भर में जहां जहां वॉर्स हो रहे हैं, जैसे गाजा, वेस्ट बैंक, वहां पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को एड्रेस किया जाए। वैसे ही सदर्न लेबनान में जो सिविलियन क्राई कैजुअलिटीज हो रही है, उसको कंडेम किया सभी देशों ने। इसके सिवा सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स के द्वारा बनाया जाए एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जिसमें एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में जो भी सामान है उनकी ट्रेडिंग हो सके, और फ्यूचर में अदर देन एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो गुड्स हैं उनकी भी ट्रेडिंग हो। तो उससे यहाँ पे जानना होगा कि कजान डिक्लेरेशन में लोकल करेंसी पर बहुत ज्यादा फोकस रहा। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जो एक ऑल्टरनेटिव है स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम का, जो कि वेस्टर्न बैक्ड है, उसका ऑल्टरनेटिव बनाने की भी बात की गई ब्रिक्स में। हालांकि ट्रंप के आने के बाद थोड़ी ये सारी चीजें कमजोर होती हुई दिख रही है, लेकिन हाँ, इस पे काफी फोकस किया गया। भारत के यूपीआई इनिशिएटिव पर भी काफी तारीफ हुई भारत की। इसके सिवा जो भारत का इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस है, उसकी भी तारीफ हुई है। तो बहुत जरूरी हो गया है आपके लिए एनवायरमेंट में इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस क्या है, आप जरूर इसको जानें।
अगला इवेंट दोस्तों इसी से मिलता जुलता है, रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर दोस्तों जो इस वक्त चल रहा है ब्लैक सी रीजन में, तो इसके काफी इंपॉर्टेंट लोकेशंस ऑलरेडी उभर के आ ही गए हैं यूपीएससी जिन पर सवाल बनाएगी, लेकिन अन्य इलाके भी हैं जो भी हमें मैप के पर्सपेक्टिव से मालूम होना चाहिए। तो क्या हो रहा है रशिया यूक्रेन वॉर, उसकी कहानी से ज्यादा जरूरी है कि हम पहले मैपिंग वाले सारे लोकेशंस याद कर लें जिस पे यूपीएससी सवाल बनाएगी। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए ब्लैक सी के नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं। तो उसके लिए बड़ा आपको एक सिंपल सा निमोनिक में देने वाला हूं, ये आपको यहां पे दिया है, यही याद रखिए, बर्गर टी जिसमें BU, बर्गर का BU है जो कि बुल्गारिया है। वैसे ही आप देखें तो अगला आप देखें तो R आता है दैट इज रशिया, फिर G आता है दैट इज जॉर्जिया, U आता है दैट इज यूक्रेन, दूसरा R आता है वो रोमानिया है, और फिर T आता है वो तुर्की है। तो ये सारे देश हैं जो ब्लैक सी के नेबरिंग कंट्री हैं, आपको ये याद रखना होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी ने पास में कई बार सवाल पूछा है, आगे भी वो इस पर सवाल पूछेंगे, वो पूछ के ही रहेंगे, तो आपको ये याद होना चाहिए हर हालत में। ब्लैक सी यानी बर्गर टी। आई होप आप लोग इसे याद रखने वाले हैं। इसके सिवा दोस्तों ब्लैक सी वाले इलाके में बड़े इंपॉर्टेंट लोकेशंस भी हैं, आपको क्रीमिया याद होना चाहिए। क्रीमिया यहां पे है, यहां पे सेवास्तोपोल है, ये जरूर आप इसे याद रखिएगा। इसके सिवा यहाँ पे दोस्तों कुछ लोकेशंस और भी आपको मैं बताने वाला हूं जल्दी, जिसको आप याद रखेंगे। क्या है जल्दी आपको बताऊंगा। यहाँ पे दोस्तों क्रीमिया आपको बताया, यहाँ पे स्नेक आइलैंड है, ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। वैसे ही आप देखें तो यहाँ ओडेसा है, ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। सेवास्तोपोल आपको बता ही दिया। वैसे ही यहाँ पे मिकोलाइव है जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। क्रीमिया, स्नेक आइलैंड, ओडेसा, ये तीन जरूर याद रखिएगा। इसके सिवा बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं इन इलाकों में। स्ट्रेट्स यानी पतला सा वाटर का एक पैसेज वे है जो कि दो लैंड को सेपरेट करता हो। यहां पे आप देख सकते हैं अगर आप मेडिटेरेनियन सी से सी ऑफ एजोव की ओर जाएंगे तो कितने स्ट्रेट से आप गुजरेंगे। तो सबसे पहले जानिए, यहाँ पे आप एक एजियन सी से पार करने वाले हैं दक्षिण में। एजियन सी से यदि आपको ब्लैक सी जाना है तो तुर्की के पहले तो आप सबसे पहले यहाँ पे डार्डनल स्ट्रेट है, वहां से आपका जहाज गुजरेगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आते आते ये आपके लिए सी ऑफ मरमरा है, आपको ये याद रखना है। इसके आगे जाएंगे तो बॉस्फोरस स्ट्रेट है जिससे आप गुजरेंगे। फिर आप आ जाएंगे ब्लैक सी में। ब्लैक सी में आप जैसे ही एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे क्राइमिया पेनिनसुला और बाकी का रशिया का इलाका है, इसको सेपरेट करता है कर्ज स्ट्रेट। कर्ज स्ट्रेट पार करके आप आ जाएंगे सी ऑफ एजोव में। आपको ये सब याद होने चाहिए हर हालत में। यहाँ पे जॉर्जिया है, इसको जरूर याद रखिएगा, यहाँ पे अभी न्यूज बन रहा है इस वक्त। अगला देखते हैं दोस्तों। इसके सिवा ईस्टर्न यूक्रेन का इलाका डॉनबास है जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, जहां पे काफी कंटिन्यूअसली अगर आप देखें तो युद्ध आपको होता हुआ दिखा है। वैसे ही यहाँ पे मारियोपोल है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। खेरसोन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, जो कि न्यूज में बना रहा है। इसके सिवा यूक्रेन का कैपिटल कीव आपको याद ही होगा। बेलारूस बड़ा इंपॉर्टेंट देश रहा है, वहां पे अभी रिसेंटली आज भी न्यूज है कि वहां पे कुछ रशिया अन्य और नए मिसाइल्स डिप्लॉय करने वाला है। तो बेलारूस का कैपिटल मिन्स्क है, जरूर याद रखिएगा। बेलारूस आप देख सकते हैं एक प्रकार से पूर्ण रूप से लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो किन किन देशों से घिरा हुआ है इसको आप जरूर जानिएगा। अगला है दोस्तों इंपॉर्टेंट लोकेशन में खार्कीव है, जहां पे बहुत ज्यादा वॉर लंबे समय से चल रहा है, इसको जरूर याद रखिए। वैसे यहाँ पे ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये भी याद रखिए। बेलारूस है, बड़ा इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने आपको बताया। इसके सिवा दोस्तों रशिया का एक इलाका है जो कि यूक्रेन ने कैप्चर किया है, कंटिन्यूअसली न्यूज में है, मैंने कई बार कवर किया है करंट अफेयर्स के वीडियो में। वो कौन सा इलाका है वो आप मुझे कमेंट में बताने वाले हैं। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। इसके बाद इजराइल हमास वॉर एंड लेबनान, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो आपको मालूम होने चाहिए हर हालत में। दोस्तों हुआ यूं है, इजराइल हमास वॉर हालांकि अब तो शांत होता जा रहा है, लेकिन कंटिन्यूअसली अगर आप देखें तो न्यूज में बना रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो आइए जरा इजराइल के मैप को ध्यान से देखते हैं। जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इजराइल, यहाँ पे जॉर्डन है, और इजराइल में आप देखें तो ये क्या है, दिस इज गाजा। वैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ठीक नॉर्थ में इसके लेबनान है, लेबनान का कैपिटल बेरूत। यहाँ पे सीरिया, सीरिया भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, वो भी हम जानेंगे। यहाँ पे साइप्रस है, साइप्रस आइलैंड जो कि नॉर्थ साइप्रस, जो कि तुर्किश साइप्रस
वाला इलाका है, तुर्किश इन्फ्लुएंस में है। ये दक्षिण साइप्रस है जो कि ग्रीक साइप्रियोट्स के द्वारा है, यानी ग्रीक इन्फ्लुएंस में है। तो अब जरा आइए जानते हैं। तो सबसे पहले लेबनान की बात करते हैं। ये वो प्लेसेस जो कि इन न्यूज रहे हैं दोस्तों। लेबनान में अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से, सबसे पहले जानिए ये वाला जो इलाका आप देख रहे हैं, दिस इज दी साउथ लेबनान। साउथ लेबनान इजराइल के ठीक नॉर्थ में जो इलाका है, जो कि लेबनान का दक्षिण इलाका हो गया, यहां पे आप देखें तो दिस इज साउथ लेबनान। यहां पे अगर आप देखें तो एक नदी है, वो नदी इसे सेपरेट कर रही है, सिडोन शहर जहां पे बसा हुआ है, तो दिस इज साउथ लेबनान। फिर यहां पे आता है दिस इज सेंट्रल लेबनान या फिर माउंट लेबनान है, और नॉर्थ वाला इलाका नॉर्थ लेबनान है। साउथ लेबनान से आइए शुरू करते, जहां पे सारा का सारा युद्ध वगैरह आपको देखने मिला। तो यहाँ पे जैसा मैंने बताया दोस्तों, लिटानी रिवर है, लिटानी रिवर के साउथ में आप देखें तो दिस इज साउथ लेबनान। आइए यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कुछ टाउन्स थे जो कि न्यूज में थे। सबसे पहले है हसबाया। हसबाया यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिस इज दी हसबाया। यहाँ पे कौन रहते हैं? ड्रूज। ड्रूज पीपल रहते हैं, ये एक प्रकार के लोग हैं, ड्रूज पॉपुलेशन, आपको ये याद रखना है। लेबनान में रहते हैं ड्रूज, ठीक है, वो भी रहते हैं मतलब, ठीक है। अगला अगर आप देखें तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहा मरजायून, यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है, जो कि आप याद रहे तो ठीक है, नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, लेकिन कोशिश कीजिए इसको याद रखने का। इसके सिवा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर हालत में याद रखना है, टायर। दिस इज मेजर कोस्टल सिटी जहां पे इजरायली एयर स्ट्राइक्स वगैरह हुए थे, ये न्यूज में रहा था। वैसे ही नाकूरा, ये अगर आप देखें तो यूनाइटेड नेशंस की जो उस वक्त की पीस कीपिंग फोर्स वगैरह थी इजराइल और लेबनान के बीच की, उनका यहाँ पे हेडक्वार्टर हुआ करता था। अब यहाँ पे दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट रहा एक बिंत जबेल। बिंत जबेल यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। ये हेजबोला कंट्रोल्ड टाउन था जहां पे इंटेंस फाइटिंग पास्ट में हुई है, ठीक है। अगला रहा दोस्तों जो आपको थोड़ा याद रहे तो चलेगा, अगर आप देखें तो दैट वाज मेतुला। मेतुला, ठीक है। तो हेजबोला अटैक्स हुए यहाँ पे, पर ठीक है चलेगा। उससे इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये लितानी रिवर। लितानी रिवर, लितानी रिवर दोस्तों ये वो ज्योग्राफिक फीचर है ना। आप देख रहे हैं नदी चल रही है कुछ इस प्रकार से। ये जो नदी आप देख रहे हैं जिसके ठीक साउथ में, लिटानी रिवर के साउथ में लेबनान है, ये वो नदी है जो कि ज्योग्राफिक फीचर थी, जो कि साउथ लेबनान और माउंट लेबनान वाले इलाके को सेपरेट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मेजरली हिजबुल्लाह का कंट्रोल आपको देखने मिल रहा था। और इजराइल और लेबनान को सेपरेट कौन करता है? इजराइल लेबनान को सेपरेट करने वाला है ब्लू लाइन। इसको कहते हैं दोस्तों ब्लू लाइन। आप देख रही हैं ब्लू लाइन। तो ब्लू लाइन क्या है? ये दोस्तों एक डिमार्केशन लाइन है, ब्लू लाइन, जो कि इजराइल और लेबनान के बीच में सेपरेशन का लाइन बनता है। बेसिकली ब्लू रंग के ना वहां पे बहुत सारे आपको ड्रम्स रखे हुए दिखेंगे जिनसे बाउंड्री बनाई गई है। ड्रम्स क्या, जो कि बेसिकली क्या है, आप तेल जिसमें आता है, बैरल होता है, वो क्रूड ऑयल वाला बैरल, उस प्रकार के ब्लू कलर के बैरल हैं। जो यूएन का कलर है ब्लू, उस कलर में किया गया है। और वो बताता है कि हाँ भाई ये लाइन सेपरेशन है इजराइल और लेबनान के बीच में। वैसे एक बात जानिएगा, ये डिमार्केशन लाइन है, ये कोई बॉर्डर नहीं है ना। मतलब वैसे तो बॉर्डर का काम कर रहा है, लेकिन बाई लॉ ये कोई बॉर्डर नहीं है। ये टेम्पररी फीचर है, जहां पे लाइन ऑफ विड्रॉल था, जहां से इजराइल पीछे हटा था कभी लेबनान पे अटैक करके, और फिर यहां पे यूएन ने इस इलाके को यहां पे इस प्रकार से लाइन बना दिया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इजराइल में बहुत सारे लोकेशन है जो आपको मालूम होने चाहिए, जिसपे यूपीएससी ने कई बार सवाल पूछा है। यहाँ पे गाजा है, जरूर याद रखिए। दिस इज वेस्ट बैंक, याद रखिएगा। ये गोलान हाइट्स है, जो कि सीरिया से इजराइल ने कभी कैप्चर किया था। वैसे यहाँ पे क्या है दोस्तों, दिस इज सिनाई पेनिनसुला वाला ये इलाका है इजिप्ट का। तो ये आपको बहुत जरूरी है, आप इसको याद रखें। इसके सिवा इजराइल के आसपास के बाकी के फीचर्स भी हैं जो आपको थोड़े बहुत याद रहे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि सिडोन है। बता ही दिया आपको, मेजर कोस्टल सिटी था जहां पे सेक्टेरियन वायलेंस वगैरह देखने हमको मिला। वैसे ही यहाँ पे अवाली रिवर है, नेचुरल बैरियर थी, जो कि अगर आप देखें तो लेबनान के बाकी इलाके को सेपरेट करती थी, ठीक है। तो अब जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, इजराइल पैरेलली कितने देशों से इस वक्त लड़ रहा था कुछ महीने पहले तक। तो इसमें अगर आप देखें तो इजराइल सबसे पहले गाजा से लड़ रहा है, यहाँ पे लेबनान से लड़ रहा था, पैरेलली सीरिया से लड़ रहा था बशर अल-असाद के रिजीम में,
इराक से भी लड़ रहा था, ईरान से भी लड़ रहा था, यमन से भी लड़ रहा था। यमन में कौन रहते हैं? हुतीज रहते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो लेबनान में बेरूत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ट्रिपोली बड़ा इंपॉर्टेंट ऊपर आपको देखने मिलता है, ये भी याद रखिएगा। बाकी चलेगा, इतना भी याद रखेंगे तो काफी अच्छा हो जाएगा, काम हमारा चल जाएगा। सीरिया, बशर अल असद जो कि सीरिया के डिफैक्टो रूलर हुआ करते थे, इनको अब हटाया गया है। ईयर 2024 टर्निंग पॉइंट है सीरिया के इतिहास में। प्रेसिडेंट बशर अल असद सीरिया छोड़ के रशिया जा चुके हैं और असद का रिजीम कोलैप्स कर चुका है। वैसे यहाँ पे आप एक बात समझिएगा, ये इसके पीछे क्या कारण है, कैसे यहाँ पे तुर्की का क्या रोल रहा, वो सब तो हमने ऑलरेडी करंट के वीडियो में कवर किया ही। आई एम प्रीटी श्योर वो कहानी हमने डिटेल में चर्चा की है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो बनाना है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बनाना है। तो आइए जरा कुछ प्लेसेस इन न्यूज देखते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वॉर के वजह से वो कंटिन्यूअसली न्यूज में रहे और यूपीएससी को एक मजा आता है, प्लेसेस जो कन्फ्लिक्ट में रहते हैं उस पर वो सवाल पूछता ही पूछता है। ये हम कुछ ट्रेंड देख रहे हैं। तो एलिपो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा, नॉर्थ वेस्ट सीरिया में हेविली कंटेस्टेड था और फिर सबसे पहले वो सिटी गिरा था जो कि न्यूज में उसके बाद आया था। फिर होम्स गिरा था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहा था। लटाकिया रशियन नेवल बेस था यहाँ पे सीरिया का, जिसके द्वारा रशिया मेडिटेरेनियन सी में अपना पावर प्रोजेक्ट करता था, तो ये आपको याद रखना है। टार्टस, वैसे ये भी अगर आप देखें तो रशियन नेवल प्रेजेंस एंड एयर प्रेजेंस दोनों ही आपको लटाकिया और टार्टस में देखने मिलते थे। वैसे ही अगर आप देखें तो डमास्कस सीरिया का कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही आप देखें तो होम्स आपको बता ही दिया, इंटेंस फाइटिंग वहां पे आपको देखने मिली है। वैसे ही यहाँ पे ये वाला इलाका है डीर अल जूर, यहाँ पे ऑयल फील्ड्स आपको देखने मिलते हैं। तो इस वक्त अगर आप देखें तो सीरिया में कौन क्या कंट्रोल कर रहा है, तो यहाँ पे जो आप हरे रंग में देख रहे हैं पूरा का पूरा, यहाँ पे अबू मोहम्मद अल जोलानी जो कि हयात तहरीर अल शाम, जो कि कुछ समय पहले तक एक अल कायदा का एफिलिएट था, जिसके ऊपर कई मिलियंस का इसके ऊपर एक अगर आप देखें तो बाउंटी था अमेरिका के द्वारा, वो जो कि एक आतंकवादी था। अचानक से वेस्टर्न मीडिया ने इसे फ्रीडम फाइटर बना दिया है। कारण क्या है? बशर अल असद को जो हटाना था। खैर ये तो जियोपॉलिटिक्स की कहानी है, मैंने ऑलरेडी इसको डिटेल में करंट अफेयर्स के वीडियो में बताया है और ये तभी बता दिया था जब बशर अल असद सीरिया छोड़ के भी नहीं गए थे। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, हमारे ही एक चैनल में आपको मिल जाएगा, वर्ल्ड अफेयर से मिलेगा, वहां पे मैंने ये कवर किया था क्या इसके पीछे की कहानी है, क्या यहाँ पे हो रहा है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी यहाँ पे है कि इस वक्त अगर आप देखें तो ये जो इलाका है, जैसा आप देख सकते हैं अभी बस यहाँ पे ये जो है ये पूरा का पूरा अगर आप देखें तो इनके कंट्रोल में है, HTS हयात तहरीर अल शाम के कंट्रोल में है। वैसे यहाँ पे आप देखें तो दीज आर द कुर्दिश लेड सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो कि अमेरिका के द्वारा बैक्ड है, वो इस इलाके को कंट्रोल कर रहे हैं। कुछ इलाके हैं जहाँ पे सीरिया में असद वाले जो फोर्सेस हैं कुछ इलाकों को कंट्रोल कर रहे थे, वो भी अब धीरे धीरे हरे रंग में पूर्ण रूप से हो चुका है, कुछ ही इलाके बचे। इसके सिवा यहाँ पे आपको आईसिस भी देखने मिलता है कई इलाकों में, तो ये आपको जरूर जानना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट रहा है इंडिया बॉर्डर, इंडिया चाइना का जो बॉर्डर स्टैंड ऑफ है, ये वो साल रहा जहां पे कई इलाके थे जो कि कंटिन्यूअसली पिछले 4 सालों से न्यूज में चले आ रहे हैं। तो हमें जरूरी है वो इलाकों को हम जाने। इंडिया चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ यहाँ पे बहुत है इंपॉर्टेंट है, जो कि इस साल क्या हुआ है अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ठीक हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको माफी चाहूंगा कि मैं इस प्रकार से भारत का मैप दिखा रहा हूं, लेकिन ये जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे इलाकों को बेहतर तरीके से देख पाएंगे, तभी जाके क्लैरिटी थोड़ी होगी। इसलिए मुझे मजबूरन दिखाना पड़ रहा है, अदरवाइज आप जानते हैं मैं इंडिया का फ्लैग हमेशा लगाता हूं। तो यहाँ पे अक्साई चिन्ह है, आपको मालूम होना चाहिए हर हालत में, है ना। यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज द सेंट्रल सेक्टर, ये पूरा का पूरा इंडिया चाइना का अगर आप टोटल डिस्प्यूटेड एरिया देखें तो 3 सेक्टर में बांटा जाता है। इसको कहते हैं वेस्टर्न सेक्टर, ये वाला इलाका जो हो गया हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, इसको कहते हैं सेंट्रल सेक्टर, और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश से, दिस इज द ईस्टर्न सेक्टर। तो ये 3 डिस्प्यूटेड सेक्टर्स हैं। आइए जरा एक एक करके सबको देखते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहा दीपसांग ला है अक्साई चिन वाले इलाके में, यहीं पे दीपसांग प्लेन्स है, ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। यहाँ पे नुब्रा वैली है,
लेह के ठीक ऊपर में, ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। ठीक है, इसके सिवा अगर आप देखें तो यहाँ पे डेमचौक है, ये भी न्यूज में बना रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। हो सकता है इसमें सवाल बनेगा, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करें, कुछ भी बन सकता है। वैसे ही जोजिला कहाँ, कारगिल कहाँ, जरूर जानिए, इन सारे इलाकों को आपको जानना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आप नीले रंग में देख रहे हैं, दिस इज दी सियाचिन ग्लेशियर, ये सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ पे NJ 9842 है। जहां तक ही अगर आप देखें तो LOC डिमार्केटेड है NJ 9842। उसके बाद क्या है, उसके आगे फर्दर ऑन जैसे माउंटेन है वैसा रहेगा, तो ये ऑन पेपर डिमार्केटेड नहीं है। तो इस वजह से इंटरप्रिटेशन पाकिस्तान अलग करता है और भारत का कुछ अलग होता है, तो हमारा जो है उस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे डिस्प्यूटेड एरिया है। तो सियाचिन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। अभी जैसा आप जानते हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, उनका देहांत भी हुआ, तो उनके दौर में भी सियाचिन को लेकर काफी ज्यादा न्यूज में ये रहता था कि कुछ लोग कहीं ना कहीं डिमांड थी कि सियाचिन को पीस पार्क बना दिया जाए, भारतीय फौज पीछे हट जाए, तो ये सारी बातें हुआ करती थी। लेकिन अगर आप देखें तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सियाचिन जो है ये पाकिस्तान और चाइना का ये जो अनहोली हैंडशेक हो सकता है, उसको रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारी फौज यहां पर बैठी रहे। तो यही कारण था कि हमारी फौज उस वक्त डिस्पाइट सो मच ऑफ प्रेशर वो पीछे नहीं हटे सियाचिन से, क्योंकि उनको मालूम है इस एल्टीट्यूड पे एक बार पीछे हट गए तो वापस कैप्चर कर पाना बहुत कठिन होगा। और पाकिस्तान, हमने कारगिल से सीखा था, उस पर भरोसा आप नहीं कर सकते। दोस्तों यहाँ पे आपको जानना होगा, ये लोकेशंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जरूर जानिए। वैसे यहाँ पे पेंगोंग सो लेक है, जरूर जानिए। गालवान वैली है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। और यहाँ पे श्योक है, दौलत बेग ओल्डी रोड भी इसी से अगर आप देखें तो आगे गुजरता है। तवांग सेक्टर में भी दोस्तों काफी लोकेशंस न्यूज में रहे, इसको जानिए। दिस इज दी तवांग, ये पूरा का पूरा है ईस्ट कामेंग, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। वैसे यहाँ पे दोस्तों इसके सिवा आप अगर देखें तो यहाँ भी क्लैशेस हुए हैं तवांग सेक्टर में, तो जरूरी है इसको भी आप अवश्य जाने। बाकी इंडिया चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है करंट अफेयर्स के वीडियो में तो हमने डिटेल में कवर किया ही है। अगला है दोस्तों मणिपुर इशू, इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, बार बार फ्लेयर अप कर रहा है कंटिन्यूअसली, 2 साल अब हो गए करीबन तब से फ्लेयर अप करता हुआ दिख रहा है। मैटर तो खैर उससे भी काफी पुराना है। तो यहाँ पे अगर हम मणिपुर इशू की बात करें तो बहुत जरूरी है हम कुछ इम्फाल वैली को देख लें। सबसे पहले कहां पे है तो आप देख सकते हैं दोस्तों, दिस इज दी मणिपुर में। यहाँ पे आप देखें तो ये क्या है, इम्फाल वैली है, चारों तरफ से पहाड़ है, बीच में अगर आप देखें तो कटोरे जैसा एक वैली है, दिस इज इम्फाल वैली। यहाँ पे मेतीज रहते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेतीज हैं। पूरा डिमांड था कि मेतीज चाहते थे कि इनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया जाए, और वही एक मेजर इशू था एक टाइम में जिससे ये मैटर फ्लेयर अप किया था। इसी यहाँ पे इलाके में अगर आप इम्फाल वैली में देखें तो यहाँ पे मोइरांग भी है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है मेती कल्चर के लिए, तो ये भी आप जरूर जानिए। मोइरांग इज अ सब डिविजन। फिर यहाँ पे दोस्तों दिस इज दी चूरा चांदपुर, ये बहुत जरूरी है, यहाँ पे कुकीजो पॉपुलेशन रहती है। यहाँ पे जान लीजिए मेतीज जो है वो दे आर एसेंशियली हिंदूज, कुकीजो क्या है, दे आर एसेंशियली क्रिश्चियंस। ठीक है, तो यहां पे ही अगर आप देखें तो ये कांगपोकपी टाउन है, ये कुकी टाउन है, यहां पे वायलेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की वजह से ये न्यूज में था। इसके सिवा यहां पे आप देख रहे हैं दिस इज तेंगाउपल, ये म्यांमार के बॉर्डर में है, एथनिक क्लैशेस, इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज, इन सारे वजहों से ये न्यूज में रहा है। बाकी आपको मालूम होना चाहिए, करंट को आप कनेक्ट करेंगे, इनर लाइन परमिट क्या है उससे कनेक्ट करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी चीजों को आपको मालूम होना चाहिए। मणिपुर यूनिवर्सिटी, वहां प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था, एंग्लो मणिपुर वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे दोस्तों नेशनल हाईवे 2 है, जो कि आप इस प्रकार से देख रहे हैं, असम के डिब्रूगढ़ से शुरू होता है और मिजोरम में जाके टुईपांगिन में जाके बंद होता है। तो ये NH2 है, यहाँ पे कई बार ब्लॉकिंग हुई है NH2 की, इसको आप जरूर जानिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर आप इसे याद रख रहे हैं। ठीक है, यहीं पर दोस्तों अगर आप देखें तो पास में इसी के थोड़े आगे यहाँ पे चट्टग्राम बांग्लादेश वाला है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन रहा है जो न्यूज में रहा है। अब दोस्तों बांग्लादेश में भी जैसा मैंने बताया 2024 वो साल रहा है जहां पे बहुत सारे इवेंट्स हुए। तो बांग्लादेश में
शायद 2023 में हम कोई पूछता क्या ऐसा होगा, तो शायद अधिकतम लोग कहते कि ना ऐसा हो ही नहीं सकता, शेख हसीना वहीं रहने वाली है। लेकिन अगस्त महीने की बात है, शेख हसीना उनके खिलाफ एक प्रकार का प्रोटेस्ट हुआ, स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट हुआ। हमने कई वीडियोस में इसको कवर किया, कैसे हुआ, क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आइए एग्जाम पर्सपेक्टिव से जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस जो बड़े इंपॉर्टेंट है न्यूज में। ढाका तो आप सब जानते ही हैं, यहाँ पे है दोस्तों। यहाँ पे बहुत जरूरी है आप जाने, ब्रह्मपुत्र नदी है, ऐसे बनती है दिस इज जमुना। वैसे यहाँ पे गंगा नदी आ रही है, ये आप देख सकते हैं जब मिलती है इस प्रकार से यहाँ पे ये बन जाती है पद्मा। तो जरूरी है यहाँ पे ऐसी मेघना रिवर सिस्टम का ये हिस्सा है। तो ये सब तो आप जाने ही जाने। इसके सिवा चिटगोंग बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, इसको जानिए। चिटगोंग अगर आप देखें तो ये वो इलाका है बांग्लादेश का जहां पे बांग्लादेश के माइनॉरिटीज यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं। इसके सिवा दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉक्स बाजार, ये जो न्यूज में रहता है कॉक्सिस बाजार, जरूरी है आप इसको अवश्य जाने। ये कॉक्सिस बाजार अगर आप देखें तो दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट बीचेस में से एक है। इसके सिवा यहाँ पे टेकनाफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप म्यांमार और बांग्लादेश की बात करें यहाँ पे, तो ये समुद्र है और समुद्र का इस प्रकार से एक नदी है जो कि नैरो इनलेट है, बैक वाटर भी सी का इसी में हो रहा है जिसकी हम ये बात कर रहे हैं। तो यही है दोस्तों जो सेपरेट करता है यहाँ पे बांग्लादेश, इधर पे म्यांमार। तो यहाँ पे टेकनाफ ये लोकेशन है जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, दिस इज मुआंगडो। टेकनाफ क्या है, बेसिकली बॉर्डर पोस्ट है बांग्लादेश का, जिसके उस तरफ म्यांमार था। तो इस वजह से ये वाला इलाका बहुत ज्यादा न्यूज में रहा। टेकनाफ से एक फेरी चला करती थी जो कि सेंट मार्टिन आइलैंड, यहाँ से टेकनाफ से चलती थी ऐसे, और यहाँ पे सेंट मार्टिन आइलैंड है, जूम करें तो ऐसा है, यहाँ पे वो जाया करती थी। टूरिस्ट स्पॉट है सेंट मार्टिन आइलैंड, न्यूज में रहा है। कारण आपको मालूम है, शेख हसीना जी का कहना था कि अमेरिका इसको हथियाने का प्रयास कर रहा है और वो हथियाने के लिए ही उसने ये सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट करवाया है। तो इसको आप जरूर जानिए। अगला है दोस्तों भारत श्रीलंका। बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारी चीजों की वजह से न्यूज में रहा है। अगर आप देखें तो 13th अमेंडमेंट से लेके चाइना का इन्फ्लुएंस, फिशरमैन राइट्स, अलग अलग मुद्दों के वजह से ये कंटिन्यूअसली न्यूज में रहा है। तो 2024 में काफी चीजें हुई हैं। कहीं ना कहीं जो डेट ऑब्लिगेशंस वगैरह था, श्रीलंका अब वापस बैक ऑन ट्रैक आ रहा है, इसमें भारत का बड़ा रोल रहा है। तो पेरिस क्लब क्या है वो भी जरूरी है आप साथ ही साथ जानिए। तो क्या हुआ है आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों, अगर आप श्रीलंका देखें तो इस प्रकार से जो पीले रंग में आप देख रहे हैं वो इलाका है जहां पे श्रीलंका में तमिल पॉपुलेशन आपको अधिक देखने मिलती है। ये वो सारे के सारे इलाके हैं, ठीक है। यहाँ पे जाफना बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको अवश्य याद रखिएगा। ये गल्फ ऑफ मन्नार है और ये क्या है, दिस इज दी पार्क स्ट्रेट। तो मेक श्योर आप इसको याद रख रहे हैं। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो श्रीलंका में कुछ इस प्रकार से एथनिसिटी के बेसिस पे काफी ज्यादा क्लैशेस रहे हैं। ये जो आप रंग देख रहे हैं काले रंग में, ये वो इलाके हैं जहां पे श्रीलंकन तमिल्स रहते हैं। वैसे ही आप देखें तो ये जो पिंक कलर में आप देख रहे हैं यहाँ पे सिन्हलीज रहते हैं, और ये जो इलाका है नीले रंग में आप देख रहे हैं इनको इंडियन तमिल्स कहते हैं क्योंकि ये लेटर ऑन काफी लेट आए हैं। तो इन इलाकों में आपको देखने मिलते हैं। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी। लैंग्वेज के हिसाब से अगर आप देखें तो तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन यहाँ रहती है और यहाँ पे सिन्हल स्पीकिंग पॉपुलेशन रहती है, बीच में तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन वापस देखने मिलेगी। रिलीजन के आधार पे आप देखें तो यहाँ पे बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिस्ट हैं, यहाँ पे हिंदूज हैं जो आपको पिंक कलर में देखने मिल रहे हैं। बीच बीच में पॉकेट्स हैं जहाँ पे मुस्लिम्स भी देखने मिलते हैं, और कुछ कुछ इलाकों में, कोस्टल इलाकों में आपको क्रिश्चियंस भी देखने मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एथनिक टेंशन काफी है। आपको जैसा मालूम होगा एक सिविल वॉर के थ्रू श्रीलंका गुजरा है, तमिल वर्सेस सिन्हल ग्रुप्स में। उसके बाद दोस्तों इनका 13th अमेंडमेंट था जिसके द्वारा आप अगर देखें तो श्रीलंका ने काफी कुछ प्रॉमिस किया है अपने लोगों को कि वो तमिल पॉपुलेशन को सिग्निफिकेंट पावर डिवॉल्व करेंगे, लैंड के राइट्स, पुलिस पावर्स स्टेट्स को मिलेगा, तमिल स्टेट्स को मिलेगा। लेकिन अब तक वो होता हुआ दिख नहीं रहा है। भारत ने टाइम एंड अगेन अर्ज भी किया है कि ये किया जाए, और 13th अमेंडमेंट इसी को कहते हैं। 1987 का इंडिया श्रीलंका का अग्रीमेंट है कि हाँ तमिल पॉपुलेशन को इस प्रकार से एक ग्रेटर पावर डिवॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों पेरिस क्लब। पेरिस क्लब क्या है जान लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहा है विद रिस्पेक्ट टू श्रीलंका। ये इनफॉर्मल ग्रुप है, किनका, उनका, वो देश जो कि अधिकतम डेट देते हैं, उधार देते हैं, और उनका डेट पेयर्स का ये एक ग्रुप है। और उसके द्वारा कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कोई एक देश ऐसा ना करे कि उसका, मान लीजिए क्या होता है ना, अगर
मैंने 5 लोगों से उधार लिया तो 3 लोगों का हो सकता है कि मैं ना चुकाऊं और किसी 2 का चुका दूं, जिसका मुझ पे दबाव ज्यादा होगा और फिर प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, ऐसा हो सकता है कि मैं सबको अलग अलग तरीके से अलग अलग सपने दिखाऊं, तुमको 10 तारीख को लौटाऊंगा, तुमको 15 को, तुमको 25 को, और मैं किसी को भी ना लौटाऊं। तो इसीलिए क्या होता है, अक्सर जो उधार देने वाले हैं वो अपना ग्रुप बना लेते हैं। तो कुछ वैसा ही पेरिस क्लब भी काम करता है, जिसमें क्या है, ये ग्रुप बनाते हैं और 22 परमानेंट मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें आप देखें तो अधिकतम ये सारे के सारे डेवलप्ड कंट्रीज आपको देखने मिलेंगे, OECD कंट्रीज हैं। इसके सिवा कुछ एडहॉक पार्टिसिपेंट्स भी हैं, जिसमें आप देखें तो कुछ थोड़े हल्के हरे रंग में इंडिया चाइना जैसा रंग है, उस रंग में आप देखेंगे। तो पेरिस क्लब दोस्तों एडहॉक स्टेटस है, जिसके अंतर्गत क्रेडिट कंट्रीज क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं वॉलेंटरी बेसिस में। जैसे अभी भारत ने वॉलेंटरी बेसिस में पार्टिसिपेट किया कि हाँ श्रीलंका का जो उधार है इसका हम ध्यान रख लेंगे, कुछ हमने श्रीलंका को मदद किया है। आप लोगों से भी निवेदन है कि श्रीलंका का उधार थोड़ा उसको रियायत बरतें। तो इस प्रकार से इंडिया ने श्रीलंका को सपोर्ट किया पेरिस क्लब के नेगोशिएशंस में भी, जिसके द्वारा डेट क्राइसिस को बेहतर सॉल्व कर पाए। कौन कौन से देश हैं यहाँ पे आपको मैंने दिखा दिया। ये सब क्या है, परमानेंट कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज आपको देखने मिलेंगे। श्रीलंका के साथ दोस्तों यहाँ पे काचाटीवू आइलैंड है, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, अनइनहैबिटेड है, 285 एकर्स का है, पाक स्ट्रेट में है, रफली इक्विडिस्टेंट है, रामेश्वरम और जाफना के बीच में है। तो यहाँ पे जानना होगा दोस्तों, ये न्यूज में था, चुनाव के दौरान काफी ज्यादा इस पर सवाल उठा था कि कैसे इंडिया ने श्रीलंका को ये दे दिया था इंदिरा गांधी जी के दौरान, तो कंटेस्ट नहीं किया, क्यों दे दिया हमने, तो इस वजह से ये न्यूज में था। तो जो भी है आप काचाटीवू को जरूर जानिए। अगला है दोस्तों इंडस वाटर ट्रीटी, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी अगर आप देखें तो हमने क्या किया है, 2024 के अगस्त में हमने पाकिस्तान को कह दिया कि इस पे अब रीनेगोशिएशन चाहिए। तो इंडस वाटर ट्रीटी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप जान लीजिए जो देश है, जो रिवर्स हैं, सतलज, ब्यास, रावी, चनाब, झेलम और इंडस तो ऊपर है ही, ये आपको मालूम है। तो इंडस तो आपको याद ही होगा दोस्तों, यहाँ पे ये रहा, और उसके नीचे क्या है कि आप अक्सर इसको याद नहीं रखेंगे। तो अगर आपको साउथ टू नॉर्थ याद रखना है तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, एस फॉर सतलज यानी सिया बर रामचंद्र की जय, है ना, सिया बर रामचंद्र जी की जय, तो सिया बर रामचंद्र जी की जय, तो वही याद रखिए, सतलज, ब्यास, रावी, चनाब, झेलम, उसके ऊपर आ गया इंडस। तो इसमें क्या है, ईस्टर्न रिवर्स कहलाते हैं सतलज, ब्यास, रावी, वेस्टर्न रिवर्स है चनाब, झेलम, इंडस। तो इंडिया के पास कंट्रोल रहेगा ईस्टर्न रिवर्स का, सतलज, ब्यास, रावी जिसको कहते हैं, पाकिस्तान के पास चनाब, झेलम और इंडस का। ठीक है, तो ये तो जैसा आपको बताया मैंने, ये तो आपको जस्ट मालूम होना चाहिए। अच्छा, यहां पे दोस्तों इंडिया के पास कुछ और अधिकार दिए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू दीज वेस्टर्न रिवर, चनाब, झेलम, इंडस, जिसके अंतर्गत इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया चाहे तो लिमिटेड इरिगेशन में इस्तेमाल कर ले इसका पानी, लिमिटेड पावर जनरेशन जैसे कि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स के द्वारा कर ले, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए इसको यूज कर सकता है, स्टोरेज भी लिमिटेड ही है। दोस्तों नतीजन क्या हुआ है, अगर आप देखें तो भारत के पास पूरे इंडस रिवर बेसिन का केवल 20% पानी है, पाकिस्तान के पास 80% पानी है। और वहीं अगर आप देखें तो ये ट्रीटी कहीं ना कहीं बहुत पहले साइन हुई थी, तब से अब तक चीजें बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं। तो अब हमने यही कहा है कि अब इसको रीनेगोशिएट कीजिए। हालांकि इंडस रिवर से अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो इसको रिजोल्यूशन कैसे होगा, तो 3 टियर अप्रोच है। पहले टियर में क्या होगा, सबसे पहले एक परमानेंट इंडस कमीशन है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, बैठते हैं, कोई भी मुद्दा है, कोई भी इशू है, उस पर वो लोग बायलैटरली चर्चा करते हैं परमानेंट इंडस कमीशन के अंतर्गत। यहां सॉल्व नहीं होगा तो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स के पास जा सकते हैं, वर्ल्ड बैंक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तीसरा क्या होता है, वहां भी सॉल्व नहीं हुआ तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास जा सकते हैं। बाकी इंडस रिवर में कैसे पाकिस्तान इसे अब्यूज कर रहा है, कैसे प्रॉब्लम है, हमने करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा डिटेल में कवर किया है हमारे वीडियोस में, कि कैसे अलग अलग डैम्स हैं, कैसे पाकिस्तान ने सबको कंटेस्ट किया है अलग अलग टाइम पे, हमारे प्रोजेक्ट्स को ब्लॉक करता रहता है, तीनों के तीनों पैरामीटर्स पे वो हमेशा जब तक फुलफिल नहीं होता, आर्टिफिशियली जहां पे कोई डिस्प्यूट नहीं है वहां भी डिस्प्यूट बना के वो टाइम बर्बाद करवाता है, सो दैट हम हमारा जो रिवर को इस्तेमाल करने का, जो डैम बनाने का काम है, वो अटक जाता है। तो खैर भारत ने यही कहा है
कि देखिए समय बदल चुका है, पानी का इस्तेमाल बदल चुका है, ग्रीन एनर्जी की रिक्वायरमेंट बदल चुकी है, भारत की जनसंख्या बदल चुकी है, पानी की रिक्वायरमेंट बदल गई है, तो अब रीनेगोशिएट करना होगा ये इंडस कमीशन को। नेक्स्ट है दोस्तों इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, बहुत ज्यादा इस बार न्यूज में रहा। नेतन्याहू पुतिन दोनों को ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने क्या किया है, दोनों के ही खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू करवाया। देखिए दोस्तों सबसे पहले यहां पे अमेरिकन हिपोक्रेसी भी सामने आई, जब कहीं ना कहीं पुतिन के खिलाफ आईसीसी ने अरेस्ट वारंट निकाला तो जो बाइडेन ताली बजा रहे थे, कह रहे थे वाह बहुत अच्छा काम किया, जस्टिफाइड। वही आईसीसी ने जब बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के उनके खिलाफ जब निकाला तो उन्होंने कहा ये गलत बात है, ये सही नहीं है, ये आईसीसी गलत कर रहा है। खैर जो भी है दोस्तों, यहाँ पे जानना होगा आईसीसी क्या है और क्या हुआ है। तो फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, वैसे ही इनके डिफेंस मिनिस्टर जो एक्स हैं अब योआव गलांत, उनके खिलाफ वॉर क्राइम्स इन्होंने कमिट किया, ऐसा कह के आईसीसी ने अरेस्ट वारंट निकाला। लाइकवाइज पुतिन के खिलाफ निकाला गया, कहा कि यूक्रेन में ये भी ऐसे ही वॉर क्राइम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे हमें जानना चाहिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार ये है क्या दोस्तों, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है क्या, तो ये बहुत जरूरी है। अगर आप देखें तो आईसीसी दुनिया का पहला परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट है जिसमें इंडिविजुअल्स को आप उनके खिलाफ केस लगा सकते हैं। वो इंडिविजुअल्स जो कि सीरियस क्राइम किए हैं इंटरनेशनल नेचर का, जैसे जेनोसाइड हो सकता है, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो सकता है, वॉर क्राइम हो सकता है, क्राइम्स ऑफ एग्रेशन हो सकता है, तो उन सब के खिलाफ। दोस्तों यहाँ पे बहुत जरूरी है, आप एक शब्द जानिए, रोम स्टैट्यूट। आईसीसी का गठन हुआ है 1 जुलाई 2002 को, किसके अंदर, रोम स्टैट्यूट के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात आपको बताता हूं, आईसीसी की जहां तक बात है ना, ये इसने इतिहास रचा है 2024 में। पहला कोई व्हाइट पर्सन जिसके खिलाफ अरेस्ट वारंट आया, वो अब जाके आप अगर देखें तो पुतिन के खिलाफ आया। वो पहले व्हाइट पर्सन है, वरना अब तक तो केवल अफ्रीकन को ये उन्हीं को अरेस्ट वारंट उनके खिलाफ निकालते थे, अफ्रीका के रूलर्स को, डिक्टेटर्स को, इन सारी तरीकों से। पहला अमेरिकन अलाई जिसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला वो इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू थे। तो 2024 के लिए बड़ा ही वाटरशेड ईयर रहा है। खैर दोस्तों यहाँ पे जानिए, आईसीसी में यूनाइटेड नेशंस से इंडिपेंडेंस होता है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस क्या कर रही है आईसीसी के ऊपर वो दखल अंदाजी नहीं कर सकती। हालांकि यदि यूनाइटेड नेशन चाहे तो रेफर कर सकती है, जरा यूएन बोले जरा बताओ ये जो हो रहा है क्या ये वॉर क्राइम है नहीं है, तो हाँ वो सारी चीजें पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें अगर आप देखें तो एक प्रेसिडेंट होते हैं, जुडिशियल डिवीजन होता है, प्रोसिक्यूटर का ऑफिस होता है और बाकी चीजें भी आपको देखने मिलती है। कहां पे लोकेशन है, हेग नीदरलैंड्स में है। तो दोस्तों 1998 है जब कनाडा ने रोम स्टैट्यूट रेटिफाई किया था, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी वॉर क्राइम्स एक्ट लेकर के वो आए थे। तो वहां से, क्योंकि कनाडा के है ना ये पार्लियामेंट का उनका जो अपना लाइब्रेरी है पार्लियामेंट का, वहां से डॉक्यूमेंट है, तो इसलिए वो कनाडा की बात कर रहे हैं। खैर जो भी है दोस्तों, रोम स्टैट्यूट एंटर करता है फोर्स में जब 60 कंट्री रेटिफाई कर देते हैं, तो वो होता है ईयर 2002 में। फिर 2003 आता है, अगर आप देखें तो पहले प्रेसिडेंट आईसीसी के चुने जाते हैं। और ये अगर आप देखें तो कहानी आगे बढ़ती है, 2012 आते आते डीआरसी के लीडर को कन्विक्ट कर दिया जाता है कि वॉर क्राइम कर रहे हैं, चाइल्ड सोल्जर एनलिस्ट कर रहे हैं। 2014 आता है, माली के ऐसे ही एक मिलिटेंट को कन्विक्ट किया जाता है वॉर क्राइम में। वैसे ही आप देखें तो डीआरसी के एक लीडर को कन्विक्ट कर दिया जाता है। वैसे ही 2016 आते आते वापस डीआरसी, वैसे ही आप देखें तो डीआरसी के ही लीडर्स को कन्विक्ट कर दिया जाता है। 2018 में भी ऐसे ही कहानी चलती है। इन शॉर्ट ये लोग किस किस को कन्विक्ट करते रहते थे, अब तक अफ्रीकन ओरिजिन के जितने भी लीडर्स अफ्रीका के थे उन सब को डिक्टेटर बोल के, वॉर क्राइम करके, चाइल्ड सोल्जर एनलिस्ट या ये सब करके वो अरेस्ट करते थे। अच्छा, कौन कौन से देश हैं इसके सदस्य, तो आप देख सकते हैं, अगर आप देखें तो इसमें यूरोपियन कंट्रीज हैं जो आप हरे रंग में देख रहे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिका के देश हैं, कनाडा है, मेक्सिको है। अच्छा, अब अगर आप देखें तो इन लोगों ने अब तक केवल और केवल इसमें अफ्रीकन कंट्री को ही इस प्रकार से इन लोगों ने प्रताड़ित किया है अपने आईसीसी के नाम पे। लेकिन समस्या क्या है, कई देश ऐसे हैं जो कि आईसीसी के सदस्य भी नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं रशिया साइन किया लेकिन रेटिफाई किया ही नहीं। यूएस की बात करें, साइन किया रेटिफाई नहीं किया। इंडिया ने तो बोला ना साइन करेंगे ना रेटिफाई करेंगे। ये क्या तरीका है, तुम लोग में बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है
किसी को भी जज बना दोगे, वो हमारे ऊपर आके कुछ भी आदेश दे देगा, ये तो पॉलिटिसाइज हो जाएगा, जो कि एक्चुअली होता रहा भी। भारत ने तभी पॉइंट आउट कर दिया था और इसलिए ना तो हमने साइन किया ना तो हमने रेटिफाई किया। जो भी है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो अब तक एक बड़ा ही यहाँ पे चिंता वाली ये बात है कि वो देश जिन्होंने आईसीसी ना तो साइन किया ना तो रेटिफाई किया, जैसे इजराइल हो गया, वैसे ही जैसे अगर आप देखें तो रशिया हो गया जिसने साइन किया लेकिन रेटिफाई नहीं किया, आप उनको भी अरेस्ट कर दे रहे हैं। ये तो सोवरेनिटी के खिलाफ है। जब हम इसके सदस्य ही नहीं है तो तुम कैसे किसी को भी अरेस्ट कर लोगे? कल को तो तुम आओगे भारत के भी खिलाफ ऐसी बात कर सकते हो। तो ये बड़े ही चिंताजनक बात है जो इससे उभर के आई है। बाकी अगर आप देखें तो आईसीसी में बहुत ज्यादा लिमिटेशन है। मेजर पावर्स, क्या यूएस, क्या चाइना, क्या रशिया, क्या भारत, कोई इसका सदस्य नहीं है। तो खैर साइडलाइंस में है, लेकिन हाँ पावर जरूर प्रोजेक्ट कर रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, याद रखिएगा। आपके लिए जो ऑफर है वो खत्म होने वाला है। आप देख सकते हैं 31 दिसंबर ये वो आखिरी तारीख है जिस दिन हमारा ये ऑफर खत्म हो रहा है। तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं, क्योंकि इस कीमत पे आप देख सकते हैं जो आपको हम 1 साल का यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं 23,999 में, 18 महीने का 25,999 में, ये कीमत दोबारा नहीं आने वाला। इस कीमत पे आपको एश्योर्ड सक्सेस प्रोग्राम भी हम दे रहे हैं, यानी कि अगर आपने मेहनत की, आप हमारे कोर्सेज को देखे, आपने प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज अटेंड किया, मेंस टेस्ट सीरीज दिया, एग्जाम दिया, और फॉर सम रीजन अगर आप क्लियर नहीं कर पाए तो आपको हम एक्सटेंशन देते हैं, हमारी तरफ से ये आपको मिलता है। तो आप जरूर जुड़े दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि ये ऑफर खत्म होने वाला है 31 दिसंबर को। इस कीमत पे आपको कंप्लीट जीएस का प्रिपरेशन, सीसैट का प्रिपरेशन, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग है, 1-on-1 मेंटरशिप भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों 2026-2027 दोनों के लिए ही हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। कुछ इंग्लिश में है, कुछ हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में है। मेक श्योर आप इनका हिस्सा बन रहे हैं। यूज द कोड KC10। इसके सिवा हमारे ऑप्शनल बैचेस भी हैं। आप देख सकते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, PSIR, सोशियोलॉजी, ये सभी बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। अनलिमिटेड एक्सेस है सारे ऑप्शनल्स का। जब आप ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन लेते हैं फुल सिलेबस कवरेज होता है, टेस्ट सीरीज मिलती है और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको मिलता है। इसके सिवा आपके लिए हम यूपीएससी मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम भी लेकर के आए हैं। यूपीएससी इंटरव्यू लाइक एक्सपीरियंस आपको मिलता है, प्री डैफ एनालिसिस है, एक्सपीरियंस पैनल मेंबर्स होते हैं। तो मेक श्योर आप जुड़ रहे हैं, इसको अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने ना दे, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए।